महाभोज। मनु भंडारी। लावारिश लाश को नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेष सिर्फ लावारिश तो नहीं, उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली। शायद इसलिए लावारिश लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है, बाप भी। गरीब भले ही हो, पर है तो। विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी, वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील। लेकिन कुछ सालों पहले यह दूरी बहुत ज्यादा थी, इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। पर अब यह दूरी एकदम सिमट गई, और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में मचती है। महीने भर पहले की ही बात है, गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे, और जो 2 लोग वहां ड्यूटी पर थे, उन्होंने यह कहकर बात टाल दी थी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत, भारी तनाव बनकर हवा में यहां से वहां तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबारनवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छंट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रूंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े-बड़े आश्वासन दिए। अखबारनवीस आए और दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींचकर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छापकर घर-घर पहुंचा भी दिया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए, तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा, देखा। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद। ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। पर बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की ही अनुगूंज थी, जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रूंधे गले खेद प्रकट किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे। ऐसी अमानुषिक घटना, पार्टी के माथे पर इतना बड़ा कलंक। अब तो मुख्यमंत्री भी त्यागपत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवाकर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ मुक्त नहीं होगी। और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगवाया जा सकता है, क्या करते? वे आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरंत फुरत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर ही लागू होता रहेगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर।
ऊपर से नीचे सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर आई भी नहीं थी कि यह घटना घट गई। विशेषकर कोई बड़ी हस्ती नहीं, न उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत फुतर शहर पहुंचे। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे और उनके भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए, वे ही कौन बड़ी तोपें थीं, पर हंगामा तो खूब मचा। बिशु की लाश को लेकर भी मचेगा, आसार दिख रहे हैं। इस बार थानेदार ने जरा भी ढील नहीं की, तुरंत मौके पर हाजिर। कल से कितने बयान लिए, लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया है, सबकी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए हैं। इधर लाश चीर-फाड़ के लिए शहर पहुंची, उधर घटना की चीर-फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सच पूछा जाए तो बड़ा न आदमी होता है न घटना, यह तो बस मौके मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही तो चुनाव है, यूं उपचुनाव विधानसभा की एक सीट पर का, फिर भी है बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खुद लड़ हो रहे हैं। सुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं, समझ लीजिए पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है, खम ठोक कर, ललकारती हुई, सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या करते? पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है, और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था, जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। सुकुल बाबू ने खड़े होकर ही इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है, वरना और दिन होते तो क्या बिशु और क्या बिशु की मौत। पर आज स्थिति यह है कि इधर बिशु की लाश जली और उधर शहर के कोने कोने में खलबली। शहर की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दास साहब अपने निजी कमरे के एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन, गंभीर, कुछ कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नजर नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना जरूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में फोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर आते हैं, पर बातों में कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वही अपना खास अंदाज, कम शब्द, सधी आवाज। बात को अपने से, अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है। यह गुर कोई दा साहब से सीखे। सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएं हैं दा साहब में कि सीखने वाला मजे से पूरी जिंदगी खपा सकता है। पर आज के इस हाय हाय वाले जमाने में किसके पास है इतना धैर्य? तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता है उनकी। दा साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गोर वर्ण, सूता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देती शरीर पर। दिखती है तो केवल गरिमा। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमा में व्यक्तित्व का। बोलते भी हैं तो आवाज में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता, एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे। शब्द मात्र जीभ से फिसल नहीं लगते, लगता है हर शब्द जैसे किसी गहरे सोच विचार की उपज है। हल्की बात कभी किसी से नहीं सुनी होगी दा साहब के मुंह से, अपने विरोधियों के लिए भी नहीं।
व्यवहार में ऐसा संतुलन, संयम बड़ी साधना से ही आता है। और दास साहब का जीवन साधना का इतिहास। साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखार आया है उनका व्यक्तित्व। उनका निजी कमरा भी बहुत सादा है, तड़क भड़क ताम झाम कहीं कुछ भी नहीं। यह सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं, पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है, जिसके एक सिरे पर दीवार में सटा मोटा सा गद्दा बिछा है। ऊपर झकझक चादर और गांव तकिए पड़े हैं, एकदम देशी पद्धति। दास साहब को जितना देश प्रेम, उतनी ही देसी पद्धति भी प्रिय है। लड़के बच्चे जरूर अंग्रेजियत में सन गए हैं, इम्पोर्टेड वस्तुएं और इम्पोर्टेड भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है, और किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते दास साहब। बच्चे छोटे थे और साथ रहते थे, तब भी नहीं। वैसे तो अब भी बड़े होकर सब अपने अपने घरों में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी हैं दीवार पर, गांधी और नेहरू की। इन्हें अपना पथ प्रदर्शक और अपनी प्रेरणा मानते हैं दास साहब। गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के एक कोने में गीता की एक प्रति मिल जाएगी। वैसे वे कभी किसी को उपहार नहीं देते, व्यर्थ के ढकोसलों में कतई विश्वास नहीं है उनका, पर फिर भी कभी उपहार देना ही पड़ गया तो सदा गीता की प्रति ही दी है। चिंतन मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दास साहब। यहाँ सबका प्रवेश संभव नहीं। हाँ, जो अपने खास आदमी हैं वे आ सकते हैं। इसीलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया। दास साहब का अपना आदमी है लखन सिंह, बहुत भरोसे का, और उनका स्नेह भाजन। 10वीं पास करने के बाद से ही लखन दास साहब की सेवा में नियुक्त हो गया था। उनका थैला उठाए उठाए उनके पीछे चलता था हर समय, और आज उसे ही दास साहब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र से खड़ा किया है। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की का पूरा मौका देते हैं दास साहब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक होते हैं। उसूल है दास साहब का कि जिसे सहारा दो उसे मंजिल तक पहुंचा भी दो, पर जहां उसूल टके सेर बिकते हो वहां कौन कदर करता है दास साहब के उसूलों की। सब एक स्वर से विरोध करने लगे लखन का। एक ही तर्क था सबका, सुकुल बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उनकी ही टक्कर का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के। हारने के बाद भी रुतबा है उनका। उनके सामने लखन की औकात ही क्या भला। मुंह की खाएगी पार्टी। तर्क बिल्कुल ठीक था, विरोध करने वालों का एकदम ठोस और वजनदार। पर दास साहब की भेदक दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती, मंशा तक पहुंचती है सीधी। सब अपने अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हुए थे। मन क्षुब्ध हुआ था दास साहब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ती यह पदलोलुपता कहाँ ले जाकर पटकेगी देश को। काम करने को कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक उतावले। लखन सिंह को जैसे तैसे टिकट तो दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चित होकर बैठना संभव नहीं। विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है, वरना कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी के झंडे के नीचे ही नीचे उनकी जड़ें काटने का काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं रह सकता, हमेशा सतर्क, सावधान, अपनों से, परायों से, सभी से सचेत, एकदम चौकस। लखन को देखकर दास साहब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है? पर लखन के तमतमाए चेहरे पर नजर पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या? बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। यह जोरावर बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, खुद तो मरेगा ही, हमको भी ले डूबेगा। गुस्से से लखन की कनपटियों को उभरी हुई नसें तक फड़क रही थी।
कोई विश्वास करेगा कि यह दा साहब के संरक्षण में पला हुआ आदमी है? एकदम उनके विपरीत। केवल रंग और कद-काठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी। छोटी-छोटी बातें उसे बेहद उत्तेजित कर देती हैं। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दा साहब कभी नाराज नहीं होते उसकी इस बदतमीजाजी पे। हंसकर इतना ही कहते हैं, तुम मेरे पूरक हो भाई। यूं भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दा साहब का। कहना चाहिए, उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लखन को एक हद तक ढीठ बना दिया है। बस फनफनाता रहता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है। सरोहा में बसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया है। लाश पुलिया पर पड़ी है। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का काम है यह। चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया दा साहब के। मालूम है आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही सुना। स्वर इतना सहज और सपाट जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं हो। और यह भी सुना कि सारे गांव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर। उसके सिवाय कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लिपापोती करके गांव वालों को संभाले हुए थे। ऊंचे स्तर पर तहकीकात हो रही है। प्रमाण जुटाए जा रहे हैं। असली मुजरिम का पता लगते ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। घरेलू उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता की योजना के मरहम ने घावों को काफी कुछ भर दिया था। इसी स्थिति में चुनाव हो जाता तो ठीक था। कैसी बातें करते हो? दा साहब ने वाक्य पूरा नहीं होने दिया। घरेलू उद्योग की इस योजना से उनकी गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछुड़ने के दुख पर नहीं। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उठ जाएगी दुनिया से। पर लखन तो अपने ही रो में बोलता चला गया। ऐन मौके पर इस बेवकूफ ने बिसू को मरवा दिया। अब कुछ नहीं होने का। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैंगनी हो उठा। पर इतना सब सुनकर भी दा साहब के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। उतने ही सहज स्वर में बोले, पुलिस तो अभी बयान ले ही रही है और तुम नतीजे पर भी पहुंच गए। इतनी अधीरता अच्छी नहीं, थोड़ा। पर लखन सिंह ने बात पूरी होने का धीरज नहीं, बीच में ही तमक कर बोला, मैं नहीं नतीजे पर पहुंचा, सारा गांव कह रहा है। कानून अनुमान पर नहीं, प्रमाण पर चलता है, और पुलिस प्रमाण जुटा रही है। कानून के सामने मेरी तुम्हारी हस्ती ही क्या है भला? जुट जाएंगे प्रमाण इस बार। आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर? प्रमाण जुट जाएंगे तो अवश्य ही सजा भी पाएगा अपने जुर्म की। वह तो सजा पाएगा ही अपने जुर्म की, पर उससे भी बड़ी सजा तो हम पाएंगे, वह भी बिना किसी जुर्म के। स्वर एकदम रुआंसा हो आया लखन का। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप हैं कि इस मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सजा। नहीं चाहिए हमें जोरावर के वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही, गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया है मैंने। ले डूबेगा जोरावर का साथ, माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो उठा। लगा जैसे भारी बोझ के नीचे कसमसाकर आत्मा बोलने लगी है उसकी आज। और आत्मा की आवाज में बड़ा जोर होता है, जोर भी और तेज भी। पर दास साहब में ऐसा जोर और ऐसी तेजी सहज भाव से झेल जाने का अनंत धैर्य है। वे तनिक हंसे। हंसे क्या, बस होठों का बाया कोना जरा सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हंसना। खिलखिलाकर हंसते तो उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तुमने तो सारा हिसाब भी लगाकर देख लिया, पर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव
इतना हिसाबी किताबी है नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों में रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उलझा रहता है। तो सही किया जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? गुस्से के मारे लखन ने पीठ पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकारने लगा। बहुत आवेश में हो, दोस्त तुम्हारा नहीं उम्र का है। जरा भी विचलित हुए बिना दा साहब ने कहा और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा था। इस समय वह परिस्थिति का विश्लेषण चाहता है, अपनी उम्र और आवेश का नहीं। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दास साहब ने जीवन के अनुभवों से निचड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बंधाते हुए बोले, आएगा, पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। कहाँ कहाँ रखा है पदवद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। यह बिसु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी। लखन ने खुले पंजे से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दा साहब को दहला देना चाहा। दा साहब ने कुछ इस भाव से हुंकारे भरी जैसे स्थिति का नए सिरे से पूरा पूरा जायजा ले रहे हों। 9 तारीख को यानी 3 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है उनकी तरफ से। सुकुल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो हैं सुकुल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया हुआ बैठा है, एक ही भाषण में बहाकर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लखन ने जैसे कमर कस ली है आज, दा साहब की इस संतई मुद्रा को तोड़कर ही रहेगा। एक इन मशाल वालों को छूट मिली हुई है उल्टा सीधा जो अपनी मर्जी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक था। ऐसे अखबार पर तो आपको भी। गलत बात है। दा साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना ही चाहिए, वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में, बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है वह दूसरे को नहीं, अपने को ही छलता है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी कैसी तस्वीरें छापी थी उस आगजनी की घटना की, और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए उनका अगला अंक, देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती है सारी बात। आवेश का एक कतरा तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा, न दा साहब के चेहरे पर, न स्वर में। और लखन है कि भीतर ही भीतर झल्ला रहा है बुरी तरह। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता था दा साहब को, हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरप का पत्ता चला उसने। जानते तो हैं लोचन भैया कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना से कैसा उफान आता है उनकी खिचड़ी में। जोड़ तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं कहे देता हूं। लखन, आवाज की हल्की सी सख्ती से जबान की लगाम खींच दी लखन की। जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सबके विश्वास पर ही टिकी हुई है मेरी कुर्सी, सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूं मैं। विश्वास सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब? ठीक है, सबके विश्वास पर आप अपनी कुर्सी जमाइए, सुकुल बाबू अपनी मीटिंग जमाएं, दत्ता बाबू अपना अखबार जमाएं, बस हम ही अपनी कब्र खोद लेते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ आई थी। तभी फोन की घंटी बजी। दा साहब ने बगल से चोंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए पर जरा सा ढीला छोड़कर
पसर गए। दूसरे हाथ से अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए बड़े इत्मीनान से फुनियाते रहे। दा साहब की इस आश्वस्ति पर लखन सिंह भीतर ही भीतर कुढ़ता तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई, लखन सिंह फिर झपट पड़ा। माफ करिए दा साहब, इस बार आप ना जोरावर को दबा पाएंगे और ना ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दाव। बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। दा साहब का दाव खाली गया या नहीं, पर दा साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखन सिंह का हर वार खाली हो गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे, शांत, अविचलित और निर्विकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खींच और परेशानी को वे समझ नहीं रहे, पर वे उसे कतई बढ़ावा देना नहीं चाहते। उन्होंने हल्के से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। जवाब की प्रतीक्षा वे नहीं करते। अपनी कही बात ही उनके लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फोन के तार पर चढ़कर भीतर चला गया तो उन्होंने नजरें शून्य में टांग दी। गर्दन जरूर उनकी बड़े नामालूम से झटकों से आगे पीछे झूलने लगी। नजरें उनकी शून्य में ही एक अनदेखा सा नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे की एक हल्की सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई, पर उसे बखूबी जब्त कर गए दा साहब। लखन अच्छी तरह जानता है कि दा साहब की नजरें जब शून्य में गड़ जाएं तो समझ लो वे खुद समस्या में गहरे धंस गए, और जब धंसे हैं तो कोई न कोई सिर पैर खोजकर लाएंगे ही। दा साहब की सूझबूझ का वह शुरू से ही बड़ा कायल है। बड़े बड़े संकट और घातक स्थितियों से उभरते हुए देखा है उसने खुद अपनी आंखों से। केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझीदार रहा है उनका। पर बस एक यही साधुई मुद्रा खिंचा देती है उसे। नौकर आया तो बिना जरा भी आवाज किए उसने अपना गिलास ले लिया। किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता था इस समय। थोड़ी देर बाद दा साहब ने अपनी नजरें शून्य से खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर तक उतरती नजरों के पैनेपन से असहज सा होने लगा लखन सिंह। इतनी देर से बैठा बैठा मन ही मन कोसे जा रहा था दा साहब को। कहीं वे भांप ना लें। यह तो लखन सिंह भी जानता है कि अपनी योग्यता से नहीं, दा साहब की कृपा से ही उसे इस चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठापटक करनी पड़ी है दा साहब को उसके लिए। शुक्ल बाबू के मुकाबले तो उसकी कोई हस्ती ही नहीं। अपनी पार्टी के और लोगों के सामने भी बहुत हल्का पड़ रहा है। पर दा साहब ने बांह थामी तो सारे विरोधियों को चित्त करते हुए लापटका किनारे पर, वरना उसकी अपनी लियाकत तो पार्टी दफ्तर में कुर्सियां उठाने बिछाने तक की ही है। यही उसका इतिहास भी रहा है। और यदि वह चुनाव जीता तो वह दा साहब की सूझबूझ और प्रयत्न से ही होगा। पर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर भी क्या नाम है इस लड़के का जो मरा? समाधि से उबरते हुए दा साहब ने पूछा। बिसेसर, बिसु कहते हैं गांव वाले। ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज में घुली खींच और निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों उसे बार बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा सा हिसाब था, पता नहीं दा साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन और दा साहब की नजरें शून्य में। यह लड़का 8 महीने पहले ही तो जेल से छूट कर आया था ना? 4 साल तक काटी है इसने जेल। आपको कैसे मालूम? लखन हैरान हो आया। तो दा साहब सक्रिय हो चुके हैं इस दिशा में। मालूम तो करना ही होता है भाई। ना मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूं उसके साथ न्याय कर सकता हूं भला? पर इतना सुनकर भी लखन के चेहरे पर अटका सवालिया निशान जैसा का तैसा बना रहा। तो दा साहब बोले, डीआईजी ने फोन किया था सवेरे।
क्या बताया? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता ने एकदम अधीर कर दिया लखन को। किस बारे में? यही बीसू की मौत के बारे में। मालूम हुआ है इस केस के सारे कागजात डीआईजी के पास पहुंच गए हैं। दा साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब है कि कोई संकेत नहीं रिपोर्ट तैयार करते समय? दा साहब ने नजर मिलाते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बात करते हो लखन? थोड़ी सख्त आवाज में दा साहब ने कहा। पुलिस वालों का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और ईमानदारी से करें। इसी बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे? इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति की हमने, और तुम? फिर एक क्षण रुककर चुभती सी नजर से उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज में बोले, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण को सिटपिटा गया। दा साहब खुद ही बता दें कि इस सारे मामले को कैसे निपटाने जा रहे हैं तो वह इतना सब काहे पूछे ही क्यों? पर दा साहब ने फोन उठा लिया और वित्त मंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा भीतर ही भीतर कुढ़ता तिलमिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बिसु की मौत ही लग रही है। उसके प्रति कोई उदासीन कैसे रह सकता है भला, या फिर उसे इतने सहज सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है, जैसे बिसु की मौत कोई मामूली बात हो, सिर्फ एक आदमी का मरना भर। फोन खत्म हुआ तो फिर हिम्मत करके पूछा, डीआईजी का फोन आया किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान है। वह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहां है वहां से संतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए। पर डीआईजी का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है बदस्तूर। पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो दा साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं। मैं ही रोके हुए था अब तक, माना थोड़ी बहुत ज्यादतियां की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। वैसे आदमी तो अच्छा ही है, आगजनी वाले मामले में। वाक्य पूरा नहीं करने दिया दा साहब ने, बीच में ही बोले, क्या करें, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। तो प्रमोट हो रही हैं डीआईजी? लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौंधा। वह भूल ही गया कि अभी अभी दा साहब से फटकार खा चुका है। उमग कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन। एक सर्द सख्त सी आवाज निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज हो आई दा साहब। पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब नहीं होगा भाई। मैं तो चाहता हूं सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं। तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है, फंसे जोरावर, मैंने तो पिछली बार ही कहा था इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो भाई, जब से एक ही बात पीसे जा रहे हो। भला बताओ मैं कौन हूं बचाने वाला? वह कानून का मामला था, लोगों ने गवाही नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी, तो कैसे कुछ होगा? आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दा साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से, जैसे वे इस समय दिखाई दे रही हैं। और यदि नहीं है तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं? उनके चुनाव के दिनों कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने।
आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा, अच्छी बात नहीं है यह। लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भांपकर स्नेहिल नजरों से उसे सहलाया दा साहब ने। क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का? भीतर ही भीतर मन सुलग रहा है उसका गुस्से से। दा साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए और जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे, तब देखूंगा। उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। सुकुल बाबू को कौन नहीं जानता। जब तक इनका पलड़ा नहीं बिठा देंगे, न खुद एक दिन चैन से रहेंगे, न इन्हें ही रहने देंगे। दा साहब को क्यों नहीं यह खतरा नजर आ रहा? मेरा हारना चाहे अहमियत ना रखता हो, सुकुल बाबू का जीतना तो जरूर अहमियत रखता है। और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट आसानी से ले जाएंगे सुकुल बाबू, आप खुद सोच लीजिएगा। पर इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दा साहब। अगर जनता को विश्वास है सुकुल बाबू पर और वह उन्हें अपना वोट देती है तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। यह सुकुल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए ठीक है तब फिर। लखन सिंह ने अधीरता और आवेश में दा साहब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया। दा साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज को स्नेह से सींचकर समझाते हुए बोले, देखो भाई, मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ बस, फल पर दृष्टि ही रखो मत। फिर एक क्षण ठहरकर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसी वजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाएं गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है, पर जब्त कर गया। ढिठाई भले ही कर ले, अशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा, दा साहब की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। भीतर ही भीतर सहम गया वह इस नजर से। कई बार उसने महसूस किया है कि उनके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है। आदमी के भीतर तक का सब कुछ समझ लेते हैं दा साहब। एक लंबी हुंकार के साथ दा साहब ने अपनी नजर फिर शून्य में गड़ा दी और फिर जैसे वहीं से कोई मुद्दा खींचकर लाए हो। सुकुल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा विचार करो कि 4-5 दिन बाद अपनी भी एक मीटिंग रख लो, बात करेंगे गांव वालों से। वैसे भी एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। बिसु के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए, बेचारे। आप जाएंगे? जरूर जाइए, बहुत असर होगा आपके जाने का। यूं भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गया हो, ठंडे स्वर में बोला, बस एक ही डर है, सुकुल बाबू के बाद वहां जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देख कर आया हूँ, बहुत तनाव है गांव में। यूं भी अब गांव वाले इतने मूर्ख नहीं रह गए। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कितने बरसों की साधना का परिणाम है यह कि हमारे गांव वाले चेते। यही तो सपना था बापू का। और आंखें मूंदकर दा साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए। खिसियाया हुआ सा लखन टुकुर टुकुर मुंह ताकता रहा दा साहब का कि कब दा साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी है, निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आंख खोलकर दा साहब ने घड़ी देखी, 9 बज गए। अच्छा, तो तुम पांडे को बोल दो मीटिंग की तैयारी करवाएं। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते हुए बोले, जैसे अचानक याद आ गया हो, और हाँ, जाओ तो जरा मशाल के दफ्तर होते जाना। दत्ता बाबू ही नाम है ना संपादक का।
कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू के लिए समय मांगा था, पर कहाँ था उन दिनों समय। कहना अब समय लेकर मिल लें किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन, आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई जुबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे। दास साहब की यह बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनकी हर बात और हर काम में जबरदस्त ठहराव है, और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर भी ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने और उनके अपने दल के असंतुष्ट लोगों ने जैसी जैसी तिकड़में की हैं, कभी भी कलामुंडी खा गए होते।